ये बहुत जल्दी काम नहीं करता है, होम्योपैथी बहुत जल्दी काम नहीं करता है, इसमें टाइम लगता है कि समाज में इस तरीके की अवधारणा पहले से बनी हुई है कि होम्योपैथिक डॉक्टर जो होता है दे आर लेस ऑफ नॉलेज एज कंपेयर टू द अदर पैथीज डॉक्टर। तो 10 साल के बाद उनको प्रेगनेंसी हुई और ओनली विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथी ओनली। चाहिए जैसे एक छोटी सी नौकरी से आप खाना वाना तो कर सकते हैं लेकिन बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। किसी की शादी हो तो उसका खर्च आप नहीं उठा सकते। इसके साथ एक और मिथ भी है कि आपको बहुत सारा फूड रिस्ट्रिक्शन साथ में लेके चलना पड़ता है, आपको ये नहीं खाना होम्योपैथी के साथ। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। तो जैसा कि मैंने आपके बारे में ऑलरेडी बता दिया है कि आपकी जो पहचान है वो होम्योपैथ डॉक्टर के तौर पे है और आप बहुत ही अच्छे डॉक्टर के तौर पे चर्चित भी हैं शहर में। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई कि आप, जैसे आमतौर पे लोगों को क्या है आज के दिन में डॉक्टर मतलब समझते हैं कि एमबीबीएस डॉक्टर, तो होम्योपैथ को आपने क्यों चुना और इसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, होम्योपैथी करने के पीछे रीज़न ये रहा कि बेसिकली हम लोग बहुत फाइनेंशियली मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां भी बहुत होती हैं। तो इन दैट सिचुएशन उस समय जब हम लोग पढ़ के ग्रेजुएशन पास करके जैसे ही पास आउट हुए तो कंधे पे बहुत सारा बोझ भी था जिसको करना था। तो उसके लिए कई जगह प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हमने काम भी किया और फिर मौका लगा हमको होम्योपैथी में एडमिशन का और होम्योपैथी में हमने एडमिशन लिया और उसके बाद से उस समय से पढ़ाई शुरू हुई और आज एक सफल और एक अच्छे डॉक्टर के रूप में आप देख रहे हैं। एक और एग्जाम्पल आप या कोई केस स्टडी बताएं कि किसी प्रॉब्लम में किसी को बहुत बड़ी समस्या हुई और उसका समाधान आपके माध्यम से यानी कि होम्योपैथ के माध्यम से निकला उसका। देखिए, एक तो हेमीप्लेजिया का केस था और वो लड़का लगभग 14 साल का लड़का, एकदम से नया और जवान लड़का। वो बाइक से कहीं जा रहा था किसी दोस्तों के साथ में और वहाँ से बाइक से एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने के बाद में उसको सेरिब्रल इन्फार्क्शन हो गया। सेरिब्रल इन्फार्क्शन के बाद में वो धीरे धीरे क्या हुआ कि उसका हाफ पार्ट ऑफ द बॉडी वो पैरालाइज हो गया और उसको हेमीप्लेजिया डेवलप हुआ। यहाँ कुछ दिन उसका ट्रीटमेंट हुआ, यहाँ के बाद में पटना ट्रीटमेंट हुआ, पटना के बाद में और भी जगहों पे उसका ट्रीटमेंट हुआ। जब उसका सारा पैसा ख़त्म हो गया, चूँकि वो बहुत गरीब परिवार से था, उसके फादर सब्जी बेचते थे, ठेला चलाते थे, उस तरीके का था। तो जब उसका सारा पैसा ख़त्म हो गया, कुछ ज़मीन भी गिरवी रखना पड़ा इलाज के लिए, चूँकि जवान बेटा था तो कोई भी बाप नहीं चाहेगा कि उसका जवान बेटा इस तरीके से बेड पे उसके सामने पड़ा रहे और बेड पे ही सारा उसका क्रियाक्रम हो, ऐसा कोई नहीं चाहेगा। तो वैसी स्थिति में जब उसका पूरा पैसा ख़त्म हो गया तो फिर पटना से वो वापस घर पे ले आया और घर पे ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो फिर कोई मेरा ही पेशेंट पहले का ठीक किया हुआ कोई पेशेंट था तो जो उनके संपर्क में था, तो उसने कहा कि आप जाइए एक बार शर्मा सर से एक बार दिखाइए। तो वो पेशेंट हमारे पास आया, ठेले पे लाद के 3 आदमी उसको कंधों से उठा के और हम लोगों के पास लेके आए। उसका ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट किया। ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के 3 दिन में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्ड किया वो मरीज। बहुत प्रॉब्लम क्या था? वो पूरा हाथ उसको पैरालाइज था। अच्छा। वो अपने से कुछ भी नहीं कर सकता था। इवन उसका जो जनरल पैखाना पेशाब है वो भी उसका बेड पे ही होता था, अपने से वो कुछ भी नहीं कर सकता था। तो वैसी परिस्थिति में 3 दिन के बाद में उसको थोड़ा सा वो उठ के बिछावन पे ही बैठने लगा। तो उसके परिवार वालों लोगों में थोड़ा सा जगह की नहीं है, अब ये लगता है कि अब ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट चलता रहा, कुछ मसाज वगैरह भी हम लोग दिए उसको, जैसे कुछ फिजियोथेरेपी का कुछ मशीन्स भी हम लोग लगा के रखे हैं फॉर स्टिमुलेशन ऑफ द मसल्स एंड बोन्स। तो उसके लिए वो भी हम लोग उसमें यूज़ किए और आप यकीन मानिए कि 1 महीने में वो लड़का उठ के और थोड़ा सा अनबैलेंस होके लेकिन चलने लगा। तो वो लड़का, उसमें इतना अच्छा रिजल्ट आया कि रिजल्ट को देख के हम लोगों को लगा कि नहीं, मतलब वैसे पेशेंट जिनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, जो नहीं कर पाते हैं, और उसे आप यकीन मानिए हम लोग पैसा भी वो जो दे देता था वो हम लोग रख लेते थे।
ये स्थिति थी। तो बहुत ही नॉमिनल लेवल पे हम लोगों ने उसका काम किया और डेफिनेटली आज के डेट में जब वो उसके पिताजी और उसके बच्चे कभी-कभी आते हैं और वो लड़का आता है, अब तो उसका ट्रीटमेंट बंद हुए काफ़ी अरसा हो गया, अब एकदम वेल एंड गुड है। अब वो लड़का भी अपने पिताजी के कामों में हाथ बटाता है, अब वो भी सब्जी बेचता है, ठेला चलाता है, सब कुछ करता सारा है। काम कर रहे हैं। तो ये एक मतलब अपने आप में लगता है कि नहीं, होम्योपैथी से इस तरीके के केसेस भी ठीक किए जा सकते हैं। सबसे जो चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए वो क्या रहा कि जिस तरीके से लोगों की जो सबसे ज़्यादा विश्वास होता है लोगों की, अगर कोई बीमारी है तो हम सीधा एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाएँगे क्योंकि वहीं से हमको इलाज जी। जो है इंस्टेंट मिलेगा। उसमें लोगों का मानना है कि होम्योपैथ एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत लंबा समय लगता है। तो इस मिथ को आपने कैसे तोड़ा और किस तरीके से लोगों को ये भरोसा दिलाया कि आपका जो बेहतर इलाज है वो होम्योपैथ से हो सकता है? देखिए चूँकि पूरे समाज में ये व्याप्त है कि होम्योपैथी में 2-3 मिथ है जो एकदम से होम्योपैथी के साथ स्टिक्ड है। और उसमें सबसे पहला मिथ है कि इसमें बहुत टाइम लगता है ना? आपको बहुत दिन तक निरंतर दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, तब जाके कुछ असर समझ में आता है। तो एक पहला मिथ ये है। दूसरा कि बहुत जल्दी काम नहीं करता है, होम्योपैथी बहुत जल्दी काम नहीं करता है, इसमें टाइम लगता है। ये दूसरा मिथ है। इसके साथ एक और मिथ भी है कि आपको बहुत सारा फूड रिस्ट्रिक्शन साथ में लेके चलना पड़ता है, आपको ये होम्योपैथ नहीं के खाना है, होम्योपैथी के साथ अच्छा। में। तो ये सारे मिथ जो हैं एक साथ मिलके और पेशेंट का फेथ जो है उसको कम करते हैं और समाज में लोग इसको वैसी ही नज़र से शुरू से ही देखते आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि होम्योपैथी एक बहुत अच्छा साइंस है और एक्यूट केसेस में भी वंडरफुल रिजल्ट इसका मिलता है। हम जनरली 2 से 3 दिन या 5 दिन में पेशेंट को फॉलो अप में बुलाते हैं और उसमें देखते हैं कि देयर इज अ ड्रास्टिक एंड ह्यूज रिडक्शन इन देयर कंप्लेंट्स एंड साइन एंड सिम्टम्स। तो ऐसा है, ऐसा नहीं है कि आप होम्योपैथी में बहुत टाइम लगता है, होम्योपैथी भी बहुत जल्दी असर करती है, बशर्ते आप सही ढंग से उस दवा का चुनाव अकॉर्डिंग टू द डिजीज़ अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट इससे मिलता है। शुरुआती दौर में जैसे कि आम धरना, थोड़ा पर्सनल बात कर लेते जी, हैं जी। कि जब डॉक्टर बनने की प्रक्रिया में आप आए तो लोगों को लगा कि क्या मतलब, क्योंकि पहले के ज़माने में लोगों को लगता था कि अच्छा किसी से कुछ डॉक्टरी में नहीं हुआ हाँ, तो तो होम्योपैथ कर रहे हैं। तो इसकी शुरुआत जब आप कर रहे थे तो किस तरह की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, या कोई ऐसा कमेंट पास किसी ने किया कि मतलब क्या कर रहे हैं, इसमें भविष्य नहीं है, वैसा कुछ? देखिए इसमें तो बेसिकली ऐसा ही लोगों का रिएक्शन जब होता था, जब हम लोग करते थे, तो उस समय लोगों का रिएक्शन, अच्छा डॉक्टरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? होम्योपैथी। मतलब एक जो टोन होता है ना होम्योपैथी के प्रति, वो अजीब सा टोन होता है, वो सरकास्टिक टाइप का टोन होता है कि मतलब बीइंग ए डॉक्टर, अच्छा एज फार एज द कोर्स ऑफ दिस बीएचएमएस इज कंसर्न, ये टोटली इक्विवेलेंट है विथ एमबीबीएस। 4.5 साल का कोर्स, 1 साल इंटर्नशिप ये भी है, और एमबीबीएस में भी 4.5 साल का कोर्स और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। एक ही डिफरेंस है, हम लोग को भी वही पढ़ना है जो बाकी एमबीबीएस के स्टूडेंट्स को पढ़ना है, हम लोग को भी वही पढ़ना है। एक अंतर होता है, वो है हम लोग को पेशेंट का जो ट्रीटमेंट करना है वो होम्योपैथिक फार्माकोपिया से करना है, और एमबीबीएस वालों को उनको एलोपैथिक फार्माकोपिया से करना है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, अदरवाइज इसके अलावा कोई डिफरेंसेस नहीं है एज फार एज द थेरेपी और एज फार एज द ट्रीटमेंट इज कंसर्न। तो वैसी परिस्थिति में चूंकि पहले से मैंने जैसे पहले ही बताया कि पूरे समाज में इस तरीके का एकदम से व्याप्त है कि होम्योपैथी बहुत स्लो काम करता है, इसलिए लोगों का विश्वास इस पर नहीं रहता है। लोग देर से आते हैं, जब कहीं सब जगह से थक जाते हैं तो वैसी परिस्थिति में हम लोगों के पास आते हैं, और डेफिनेटली रिजल्ट उनको अच्छा मिलता है। अगर अच्छे डॉक्टर से अगर उनका संपर्क हो गया तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आखिर क्या कारण है कि इतनी पुरानी पद्धति होने के बाद भी एलोपैथ इससे ज़्यादा प्रचलित है, ज़्यादा लोगों में उसका भरोसा है और होम्योपैथिक तक लोगों की पहुंच नहीं है? आखिर क्या कारण है इसके पीछे, क्या मानते हैं आप? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि इसमें सबसे, आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका एक एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। मतलब अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो दैट हैज़ टू बी प्रूव्ड बाय द एविडेंस और कॉन्क्रीट एविडेंस। तो पहले होम्योपैथी के जितने भी डॉक्टर थे वो लोग किसी तरीके का एक एविडेंस जो है उसको वो तैयार करते, तो वो भी बहुत मिराकुलस रिजल्ट उन लोगों ने भी दिया, लेकिन उसका कहीं कोई एविडेंस नहीं था, या उस एविडेंस को कहीं उन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया, वो उनकी क्लिनिक तक ही सिमट के रह गया। टेस्टिमोनियल्स वो तैयार नहीं करते, हाँ, नहीं कर पाते थे, ना ही किसी जर्नल्स में वो डाल पाते थे, नहीं, तो इस तरीके का अवेयरनेस नहीं था। अब आज के यूथ के जो बीएचएमएस के जो डॉक्टर आ रहे हैं, तो वो लोग
टेक्नोलॉजी से भी क्वालिफाइड हैं और अपने आप को प्रूव भी करना चाह रहे हैं और साथ साथ उस प्रूव का एविडेंस भी साथ में दिखाना चाह रहे हैं। कोई भी एविडेंस बिना एविडेंस दिखाए आपको कोई मानने वाला नहीं है। कहीं ये भी तो कारण नहीं कि जब लोग एलोपैथ से इलाज कराते हैं तो समानांतर रूप में जो आपका होम्योपैथ है उसको इस्तेमाल करते हैं, तो जब रिजल्ट मिलता है तो हो सकता है कि रिजल्ट होम्योपैथ से ही हो, लेकिन लोग जो है तुरंत ये मान लेते हैं कि जो एलोपैथ की जो दवाइयाँ चल रही थी उसकी वजह से, कहीं ये भी तो कारण नहीं है? जैसे साथ साथ दोनों दवाइयाँ चलती हैं, कभी कभी लोगों को लगता है कि चलो इधर भी ट्राई कर रहे हैं, इधर भी गोली ही तो खानी है, हाँ, तो इससे क्या साइड इफेक्ट होगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है लगभग, तो लोग उसके साथ में पैरेलल में उसको ट्राई करते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका जब रिजल्ट आता है, हो सकता है होम्योपैथ का रिजल्ट हो और लोग ये मान लेते हो कि एलोपैथ ने रिजल्ट दिया, ऐसा कुछ? तो ऐसे में तो दोनों ही आदमी अगर कहें कि नहीं रिजल्ट मेरे दवाइयों से आया है या दूसरे कहें कि नहीं मेरे दवाइयों से आया, तो इसका कोई कॉन्क्रीट एविडेंस तो है नहीं। लेकिन हाँ, ये देखा जाता है कि अगर आपको क्रोनिक डिजीजेज है तो उसके लिए आप सालों निरंतर पहले से दवाइयाँ किसी दूसरी पैथी की खाते आ रहे हैं, तो अब नाउ इट इज अगर आप किसी होम्योपैथिक के यहाँ या होम्योपैथी डॉक्टर से अगर आप ट्रीटमेंट कराते हैं और वैसे में अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो डेफिनेटली वो एविडेंस होगा। बिल्कुल। क्या लगता है कि सरकार जिस तरीके से इतनी अच्छी पद्धति जब है, तो सरकार का क्या योगदान रहा है अभी तक, इसको इसके डेवलपमेंट में सरकार क्या कर रही है, आप लोगों के नॉलेज में क्या है, या सरकार कहीं चूक रही है इसको आगे बढ़ाने में, क्या कमी है? देखिए, अब तो पहले से काफ़ी अच्छा है, पहले से काफ़ी अच्छा है इस मामले में कि पहले कोई मंत्रालय नहीं था, अब तो सेपरेट आयुष मंत्रालय है जिसमें होम्योपैथी, आयुर्वेद और यूनानी, ये तीनों का एक अलग मंत्रालय बन चुका है जिसको आयुष मंत्रालय कहते हैं। और आयुष मंत्रालय का अब पैनी नज़र है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जब नज़र होता है और वैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड जब एविडेंस उनको प्राप्त होते हैं तो नई नई दवाइयों का खोज या फिर किसी पर्टिकुलर दवाई का जो पहले किसी इंडिकेशन में नहीं यूज़ हुआ है और उस इंडिकेशन में अगर रिजल्ट मिलता है तो वो भी एक एविडेंस बनता है। तो अब पहले की अपेक्षा काफ़ी सारे एविडेंसेस अवेलेबल हैं एज फार एज होम्योपैथी इज कंसर्न, और अब पहले की अपेक्षा ज़्यादा लोग रिसर्च ओरिएंटेड हैं। जो भी नए लड़के आ रहे हैं, यूथ आ रहे हैं, तो उनको चाहिए कि नहीं जो हम काम कर रहे हैं वो कॉन्क्रीट हो और एविडेंस बेस्ड हो, तभी कोई भी मानेगा, चाहे वो सरकार हो या आम पब्लिक हो। जैसे कि आपने एक चीज़ कही कि ये दोनों चीज़ें लगभग समानांतर है पढ़ाई के अगर उद्देश्य से देखें तो, क्योंकि इसमें भी 4 साल और 1 साल, उसमें भी 4 साल और 1 साल की जो पढ़ाई है, लगभग बेसिक चीज़ जो आप कर रहे हैं वही सेम चीज़ होती है। तो आज के जो यूथ जो डॉक्टर बनना चाहते हैं या फिर जो उस प्रक्रिया में है, तो एमबीबीएस के मुकाबले यहाँ पे पैसे कम लग रहे हैं, तो उनके लिए चुनाव करना कौन सा बेस्ट होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं इलाज वो भी कर रहे हैं, इलाज ये भी कर रहे हैं, पेशेंट को तो सिर्फ रिजल्ट से मतलब है। वो एमबीबीएस डॉक्टर रिजल्ट दे रहे हैं या होम्योपैथ दे रहे हैं, उनको सिर्फ रिजल्ट से मतलब है। तो पढ़ाई जो करने वाले हैं उनको अगर चुनाव करना है अगर डॉक्टर बनने के लिए, तो आपके हिसाब से क्या बेहतर हो सकता है, या कंपेयर करके बताएं दोनों को? देखिए, हर आदमी ये चाहता है कि वो सबसे पहले एमबीबीएस डॉक्टर बने, है ना। हर आदमी का एक सोसाइटी में अगर आप जो जनरल कॉन्सेप्ट अगर देखें तो उसमें यही है कि हर आदमी चाहता है कि हम एमबीबीएस डॉक्टर बन जाए। लेकिन किसी कारण से अगर वो एमबीबीएस नहीं बन पाता है तब वो फिर दूसरी पैथी में ऑप्ट करता है, चाहे वो बीएएमएस हो, आयुर्वेद हो, या बीएचएमएस हो, होम्योपैथ हो, या बीयूएमएस हो, यूनानी हो। मतलब आप कह रहे हैं कि वो बाई चॉइस नहीं जा रहे, बाई चांस जा रहे हैं, माने मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इसके पीछे जो बेसिक रीजन है वो यही है कि समाज में इस तरीके की अवधारणा पहले से बनी हुई है कि होम्योपैथिक डॉक्टर जो होता है दे आर लेस ऑफ नॉलेज एज कंपेयर टू द अदर पैथीज डॉक्टर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आज के डेट में जो डॉक्टर आ रहे हैं बीएचएमएस के जो बन के, वो इक्विवेलेंट है विद अदर पैथीज, उसमें कहीं कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो जिस दिन ये समाज में धीरे धीरे जब हम अपने आप को प्रूव करने लगेंगे, समाज में जब ये दिखाई देने लगेगा, तब लोग आपको उस स्टैंडर्ड का समझेंगे और समाज में फिर धीरे धीरे ये भी धारणा बनेगी कि नहीं एमबीबीएस नहीं, हमको होम्योपैथी भी करना है। दूसरा सबसे मेजर पॉइंट है इसमें कि हर पैथी का अपना एक लिमिटेशन है, दे कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। तो उसी तरीके से इस होम्योपैथी का अगर हम देखें तो इसमें वैसे केसेस जो बाकी पैथी से नहीं हो रहा है, जैसे अगर सिंपल एक केस ले लें, अगर लाइपोमा का केस ले लें, तो मोस्ट ऑफ द टाइम में अदर पैथी उस लाइपोमा को ठीक करने में लाइपोमा थोड़ा ठीक से समझाएं, लाइपोमा क्या है? लाइपोमा जनरली एक कलेक्शन बोल सकते हैं आप, जो बॉडी में गांठ की तरह डेवलप हो जाता है। एक नहीं, बहुत सारे न्यूमरस अगर लाइपोमा डेवलप हो जाते हैं, तो वैसे कंडीशन में बाकी पैथी से उसमें बहुत हेल्प नहीं मिलता है, लेकिन होम्योपैथी से वो पूरी तरीके से चला जाता है। अच्छा। और इसमें लगभग 3 से 6 महीने का समय लगता है।
तो चूंकि उससे कोई प्रॉब्लम पेशेंट को नहीं रहता है तो वो आराम से, अच्छा लाइपोमा जैसे ही ठीक होता है, चूंकि वो पेशेंट बहुत जगह से घूम के आया हुआ होता है, तो जब उसका ठीक होता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब अगली बार क्या होता है कि अगली बार उसके घर में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो वो सीधा पहले होम्योपैथी डॉक्टर को अप्रोच करता है कि हाँ, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी तरीके का गैस्ट्रिक इरिटेशन नहीं है, हाँ जाने के बाद में मीठी गोलियां मिलती हैं, लेकिन काम बड़ा अच्छा करता है। अगर बात करें आपके बारे में, तो अब तक आपने किस किस तरह की बीमारी को आपने इसके माध्यम से ठीक किया है और किन किन बीमारियों में ये ज़्यादा प्रभावशाली है? देखिए, कई बार तो बहुत हम लोग क्लिनिक में, चैम्बर में अपने बहुत भावुक हो जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा पल भी आता है। एक आपको मैं एक पेशेंट का एक ये बताता हूँ। एक पेशेंट थी, उसको 10 साल से, 10 ईयर्स से, 10 साल से उसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का केस था, है ना। लगभग सब जगह वो आसाम से लेके, चूंकि रहने वाले लोग उधर के ही हैं, उनका रिलेशन यहाँ पड़ता है छपरा में। हाँ, तो फिर वो रिलेशन वाले लोग उनको बुलाएं, तब जाके हम उनका ट्रीटमेंट किए। तो 10 साल के बाद उनको प्रेगनेंसी हुई, और ओनली विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथी ओनली। वो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का केस था, पहले एक बच्चा हुआ था, उसके बाद से उनका बच्चा नहीं हो रहा था। अच्छा। इसको कहते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। और प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं जिनको बच्चा हो ही नहीं रहा है, शुरू से ही एक भी बच्चे नहीं है। तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में इतना अच्छा रिजल्ट मिला, आज उनके घर के कोई भी लोग आते हैं। आज पिछले अभी राखी कुछ दिन पहले अभी गुजरा है, उस रक्षाबंधन पे भी उस लेडी का फोन आया कि भैया हम आपको जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। उनके माता पिता चैम्बर में रोते थे जब इस तरीके जब आते थे उस समय, तो वो बहुत भावुक पल होता है। और उस समय लगता है कि नहीं, मतलब हमने किसी के लिए कुछ किया, और कुछ ऐसा किया कि आजीवन उसको याद रहेगा। अब हमको लगता है कि उनके फैमिली के जो भी लोग होंगे वो होम्योपैथी को उस नज़र से नहीं देखेंगे जिस नज़र से बाकी समाज उनको देखता है, बल्कि बाकी और लोगों को भी वो उसकी अवेयरनेस देंगे। बिल्कुल जी। तो इसके अलावा और कौन-कौन से, अगर हम एक लाइन में जानना चाहें, कुछ बीमारियों के नाम बताइए जिसमें ये ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से। एक तो इनफर्टिलिटी का केस है, चाहे वो मेल इनफर्टिलिटी हो या फीमेल इनफर्टिलिटी हो। रीनल स्टोन के केसेस जो नहीं ठीक हो रहे हैं, वैसे रीनल स्टोन के केसेस, लाइपोमा है, स्किन डिजीजेज में लॉट ऑफ स्किन डिजीजेज हैं जो नहीं कहीं ठीक हो रहा है, वो भी हम लोगों के यहाँ ठीक होता है, होम्योपैथी से एकदम से ठीक हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। मतलब इमरजेंसी केस को अगर छोड़ दिया जाए, जी, इमरजेंसी को अगर एलोपैथ के पास छोड़ दिया जाए, हाँ तो बाकी जो बचता है वो होम्योपैथ के पास उसका इलाज हाँ, है, आप ये कहना चाह रहे हैं। अभी के समय में जिस तरीके से मतलब जो भी पढ़ाई लिखाई हो रही है, जो बच्चे आज के डेट में अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे इस मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं रहा होगा आपके पास जी। तो आप अपने लाइफ के फेज में कौन सा ऐसा पॉइंट मानते हैं जहां पे आपको लगा कि ये मेरे जीवन का सबसे बुरा दौर है, और उससे आप कैसे बाहर हैं? देखिए, बुरा दौर तो था, चूँकि फैमिली में सबसे बड़े हम ही हैं। मेरे 2 भाई और 2 बहन, मतलब 5 भाई बहन हम लोग हैं। तो सबसे बड़े होने के नाते ऑटोमेटिकली आपके कंधे पे कुछ जिम्मेदारियां आ जाती हैं। फादर रेलवे में थे एक छोटे से पद पे, और घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तो हमको लगा कि नहीं, हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में और प्राइवेट काम कर के हमने कुछ अपने परिवार की हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन उसी दौरान किसी तरीके से एडमिशन हम ले पाए, और हमने बीएचएमएस किया, और आज अब सब कुछ ठीक है इसी बीएचएमएस की बदौलत। मतलब जो चीज़ आपने उसमें एडमिशन लिया, तो उस समय जो चैलेंजेस थे आपके साथ फाइनेंशियल या इन सब चीज़ों को, तो क्या वो काम करके आप उसकी पूर्ति करते थे? कैसे करते थे उन चीज़ों की? आमतौर पे ये संघर्ष होता है। उस समय जो मैं आपको बताऊं कि जब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में एक जगह जब हम काम कर रहे थे, तो उसमें पूरे महीने की सैलरी हमको 1200 रुपये मिलती थी। मात्र 1200 रुपये? 1200 रुपये, 1200। और परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर? जी। और ये शुरू होता था, मतलब मेरा जो ड्यूटी आवर है वो शुरू होता था सुबह के 7 बजे से, और ऑफ होता था रात के 9 बजे। अच्छा। तो ये आवर्स था, मतलब वो 8 घंटे भी नहीं थी, इट इज़ मोर देन 8 आवर्स। और परिवार में फादर तो हैं, अभी भी फादर हैं, फादर इज़ रिटायर्ड फ्रॉम रेलवे। और जो चाहिए, जैसे एक छोटी सी नौकरी से आप खाना वाना तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं,
किसी की शादी हो तो उसका खर्च आप नहीं उठा सकते हैं, किसी को हायर एजुकेशन में भेजना पड़े वो नहीं कर सकते हैं। तो ये सब करके आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मेरी दोनों बहनों की शादी अच्छी जगह पे हो गई और छोटे भाई वो सब भी सेटल्ड हैं, एक एयरफोर्स में है और एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक कार्यरत हैं। मतलब आपने तो अपने जी, इस जी मतलब हेल्प तो हमने किया बिल्कुल, इसमें बिल्कुल, कहीं बिल्कुल। कोई दो राय नहीं। तो अब कुछ मुझे ये बताइए कि आने वाले भविष्य में आप होम्योपैथ को लेकर के क्या करना चाहते हैं? क्या नया करना चाहते हैं? कि विज़न क्या है? देखिए, होम्योपैथी को मैं बहुत ऊपर लेके जाना हुँ, चाहता हूँ, जो मेरा अपना थॉट है। इसके लिए कई सारे कॉन्फ्रेंसेज़ में मैंने इस बात को बोला भी, कुछ अवार्ड्स वगैरह भी हमको मिले। इनफर्टिलिटी के केस के लिए हमको काठमांडू में इंटरनेशनल अवार्ड मिला। एक दूसरा इंटरनेशनल अवार्ड अभी कुछ दिन पहले हमको मलेशिया में मिला था और वो था हेमीप्लेजिया पे। हेमीप्लेजिया कहते हैं वो वैसे कंडीशन को जब पेशेंट को लकवा मार जाए, अच्छा, मतलब ब्लड प्रेशर ज़्यादा शूट कर जाए और ब्रेन में ब्रेन इन्फाक्शन हेमरेज। हो जाए, इन्फाक्शन के बाद में हेमीप्लेजिया जैसे हाफ पार्ट ऑफ द बॉडी जो पैरालाइज हो जाता है, तो वैसे केसेस, तो वैसे कई केसेस हमने ठीक किए और उन केसेस का केस स्टडी हमने वहाँ भी मलेशिया में भी डिस्कस किया था। वहाँ पे हमको लगता है कि पूरे भारत से और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से लगभग हमको लगता है कि 300 डॉक्टर बीएचएमएस के वहाँ मौजूद थे, जिनके बीच में हमने ये सारा कुछ रखा कि किस तरीके से हमने ट्रीटमेंट किया और कौन-कौन सी मेडिसिन उसमें यूज़ की और क्या-क्या साइन एंड सिम्पटम था। तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर आप कोई चीज़ अगर किसी तरीके का कोई पॉजिटिव आउटकम जब आता है, तो यू मस्ट आपको उस पॉजिटिव आउटकम को बाँटना चाहिए, लोगों को भी बताना चाहिए, तभी तो धीरे-धीरे इसका विकास होगा। बिल्कुल। इसके पहले नागपुर में भी हमको एक अवार्ड मिला, होमियो रत्न करके। तो कहने का मतलब कि जब आप कुछ अच्छा करेंगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज़ हो जाएँगे और अगर जज़्बा है आपको कुछ और अच्छा करने का ताकि होम्योपैथी बढ़े, होम्योपैथी के साथ-साथ जो सोसाइटी में जो थॉट्स हैं, जो होम्योपैथी के प्रति हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं कि बहुत लंबा समय लगता है, बहुत दिनों तक खाना पड़ता है, तो ये सारे थॉट्स को मिटाना होगा और ये मिटेगा तभी जब आप कोशिश करेंगे और पॉजिटिव डायरेक्शन में पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे, पेशेंट का आउटकम जब निकल के आएगा, उसका एविडेंस तैयार करेंगे और वो एविडेंस जब किसी को बताएँगे, तब इस तरीके का मिथ और इस तरीके का जो समाज में व्याप्त है, वो धीरे-धीरे कम हो जाएगा। 3 चीज़ बस मुझे बता दीजिए जी। कि आपके इस पूरे जर्नी में वो 3 कौन-सी ऐसी मोटिवेशन थी, जिसकी वजह से आप इस मुकाम तक पहुँचे? देखिए, एक तो सबसे पहला फैक्टर होता है सेल्फ मोटिवेशन। हुँ, ये सबसे बड़ा फैक्टर था और शुरू से ही मुझ में चाहे परिस्थितियाँ जैसी भी रही हों, लेकिन कभी भी मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल कम नहीं हुआ, जो मुझे लगता है कि आज भी है और जब तक मैं मर ना जाऊँ तब तक ये रहेगा। और दूसरा चीज़ कि परिवार वालों का सपोर्ट भी रहा। परिवार में माताजी, पत्नी, मेरे फादर सबका सपोर्ट रहा। भले फाइनेंशियली नहीं रहा लेकिन इमोशनली मोरली और इमोशनली बहुत सारा सपोर्ट मिला। दोस्तों का साथ बहुत रहा। कुछ दोस्तों ने हमको फाइनेंशियल भी सपोर्ट किया ऑन द टाइम ऑफ जब हम पढ़ रहे थे वैसे कंडीशन में जब एडमिशन हुआ था तब। तो सबका रहा और यही सारी चीज़ हैं जो आपको अच्छा करने के लिए आगे बढ़ाती हैं। मतलब 3 चीज़ें जो आपने कही, एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। जी, दूसरी बात जो कही कि फैमिली का सपोर्ट भी होना ज़रूरी है। भले जी, अगर बिल्कुल। फाइनेंशियली दिक्कत है तो इमोशनली और मोरली जो सपोर्ट है वो चाहिए जी, और आत्मनिर्भरता जो है आपकी जो आपने बात रखी, वो बहुत ज़रूरी होता जी, है। तो चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर, आपने बहुत सारी बातें आपने इसके बारे में बताई, बहुत सारी अवेयरनेस जो आपने दी है। मुझे उम्मीद है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको आपसे कुछ न कुछ जानकारी मिलेगी जी। और इस क्षेत्र में अगर किसी को कोई समस्या है तो निश्चित तौर पे वो आपसे संपर्क जरूर करेंगे। आपका डिटेल हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच। आपका थैंक यू बहुत-बहुत वेरी धन्यवाद मच सर। राकेश जी। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।